हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है जयदीप आमेटा और आज हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट के नेक्स्ट पार्ट की। इसमें हम बात करेंगे मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में। अभी तक आपने बायो-सावर्ट्स लॉ एंड देन एम्पियर सर्किटल लॉ ये पढ़ा था। इस पे बेस्ड सारे एप्लीकेशंस हमने देखे थे, जिसमें हमने एक चार्ज पार्टिकल का मोशन देखा इन अ मैग्नेटिक फील्ड, एक करंट कैरिंग वायर जब एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर क्या फोर्स लगता है वो देखा। अच्छा, क्या एक करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है? यस, वो देखा। क्या एक मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है? यस, वो भी हमने सारी चीजें इसमें चेक करी। नेक्स्ट जो अपना पार्ट है वो कहता है मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में। अब ये क्या है, तो इसको मैं रिलेट करता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के डाइपोल मोमेंट से। तो याद कीजिए वहां क्या था कि जब आपने दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस पास पास एक डिस्टेंस पे रखे थे तो अपने सिस्टम को बोला था एक डाइपोल, है ना। वैसे ही मैग्नेट के केस में भी दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल, दूसरा साउथ पोल। तो अगर एक बार मैग्नेट की बात करूं, जो आप फिजिक्स लैब में जनरली देखते हैं, एक बार मैग्नेट अगर ऐसी है नॉर्थ एंड साउथ, तो आपने बात करी थी कि यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं वो ऐसी होती हैं, नॉर्थ से बाहर चलती हैं और साउथ में एंटर करती हैं, और अंदर की तरफ वो ऐसी होती है। इस तरीके से उनका मैग्नेटिक फील्ड दिखाया जाता है। क्लियर है बात। अगर मैं इसके लिए बात करूं मैग्नेटिक मोमेंट की, तो जो दोनों पोल्स हैं उनके लिए एक पोल स्ट्रेंथ डिफाइन की जाती है। क्या डिफाइन की जाती है? पोल स्ट्रेंथ। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में बोलते थे कि दो चार्ज अगर पास पास रखे हुए हैं तो माइनस क्यू और प्लस क्यू, यहाँ ये जो क्यू था ये दिखाता था उसकी स्ट्रेंथ। जितना चार्ज ज्यादा उतना ही डाइपोल मोमेंट ज्यादा। ऐसे ही यहाँ पे है पोल स्ट्रेंथ, जो कहेगा कि इस मैग्नेट का कितना इफेक्ट है। तो दिस एम इज पोल स्ट्रेंथ, और अगर कैपिटल एम मैं यहाँ लिखूं तो ये लिखा जाता है यहाँ पे डाइपोल मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट, जिसे डाइपोल मोमेंट भी कहते हैं या मैग्नेटिक मोमेंट भी यहाँ पे हम कहते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट, क्लियर है बात। एंड दिस मैग्नेटिक मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जैसे आप यहाँ पे लिखते थे डाइपोल मोमेंट में P इक्वल टू क्यू डी, वैसे ही यहाँ पे भी ये वेक्टर क्वांटिटी है मैग्नेटिक मोमेंट। क्लियर बात। और इसका भी जो रिलेशन है वो भी बिल्कुल सेम है कि अगर एक मैग्नेट आपके पास ऐसे रखी हुई है जहां पे आप माइनस एम और प्लस एम बोलेंगे, प्लस एम इज नॉर्थ, माइनस एम इज साउथ, जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर को निकलती हैं वो नॉर्थ कहलाता है, जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर को आती हैं वो साउथ कहलाता है। तो हमने प्लस उस पोजीशन को बोला जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर जा रही हैं, मतलब नॉर्थ को हमने प्लस एम बोला। तो दूसरा हो गया माइनस एम। अगर इनके बीच के डिस्टेंस है डी, तो हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट जो यहाँ आएगा वो आएगा एम इंटू डी, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव। जो सेम वहां होता था नेगेटिव टू पॉजिटिव मैग्नेटिक, सॉरी इलेक्ट्रिक डाइपोल स्ट्रेंथ की जो डायरेक्शन होती थी वो होती थी। सिमिलरली यहाँ भी नेगेटिव पोल से पॉजिटिव पोल तक या साउथ से नॉर्थ की तरफ हम कह सकते हैं कि डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक मोमेंट की। ठीक है, साउथ टू नॉर्थ। क्लियर बात। तो ये बात तो हुई एक बार मैग्नेट के केस में। बार मैग्नेट जो कि हम मैग्नेटिज्म एंड मैटर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे उसमें काम आएगी। यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं करंट कैरिंग वायर की, तो अगर सोचो एक लूप है हमारे पास, एक करंट कैरिंग लूप है। ठीक है, ये करंट कैरिंग लूप अपन ने यहाँ पे बना दिया। इस लूप में अगर करंट चल रहा है इस तरीके से, बच्चे मैं इसको थोड़ा सा और सही बना देता हूँ ताकि अपन इमेजिन कर पाए कि कैसा लूप है। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि जो ऊपर वाला पोर्शन है वो पीछे है एक्सिस के, आगे वाला पोर्शन एक्सिस के बाहर है। ये इस तरीके से इस प्लेन में रखा हुआ है लूप। ठीक है, इसमें जो करंट चल रही है वो करंट चल रही है लेट्स से इस डायरेक्शन में। जो बाहर वाला पोर्शन है उससे अंदर जाती हुई पीछे से वापस बाहर आ रही है। क्लियर, इस तरीके से इसमें करंट है। अब सोचो कि हमने बात करी थी एक लूप में जब करंट चलता है तो ये भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। बिल्कुल करता है। और हमने ये बात भी कही थी कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो सेंटर पे होता है म्यू नॉट आई बाई 2r, और किस डायरेक्शन में? राइट हैंड थंब रूल।
रिमेंबर, अपने फिंगर्स को कर्ल करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, तो सेंटर पे आपको जो डायरेक्शन मिलेगी वो मिलेगी ऊपर की तरफ। बिल्कुल ठीक बात है। तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको सेंटर पे मिलेगी वो मिल रही है ऊपर की तरफ। ऐसा कितना मिल रहा है? ये म्यू नॉट आई बाई 2r। ठीक है भाई। पर सोचो, क्या इसका हर एक एलिमेंट, इसका हर एक छोटा छोटा जो एलिमेंट है, मैं उसे ऐसा कंसिडर कर सकता हूँ ना? बिल्कुल एक स्ट्रेट वायर की तरह, छोटे छोटे वायर्स। और इस वायर की वजह से अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड देखना चाहूं तो क्या करते थे? थंब को रखेंगे वायर में की डायरेक्शन में या करंट की डायरेक्शन में, और फिंगर्स को कर्ल करेंगे। ऐसा था। तो सोचो, ये जो साइड में मैंने एलिमेंट्स बनाए हैं, अगर राइट साइड वाले को देखूं तो करंट जा रहा है अंदर की तरफ, तो मैंने थंब रखा टुवर्ड्स द स्क्रीन, फिंगर्स को कर्ल करी, तो देखो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो बनता है कुछ ऐसा, इस तरीके से। देख पा रहे हैं? ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बनेगा। और यही अगर मैं इस वाले वायर के लिए देखूं तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा वो भी कुछ बनेगा ऐसा। हाँ, बाहर की तरफ आ रहा है वायर और इस तरह से आप फिंगर्स कर्ल करेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब सोचो, इन सब की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, अलग अलग डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसा ऐसा होता जाएगा। इस तरीके से मैं यहाँ सर्कल्स बना सकता हूँ। दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर दिस स्मॉल एलिमेंट। आप ध्यान से देखो तो हर एक एलिमेंट की वजह से जो सेंटर पे आते आते अगर हम देखें तो क्या ऊपर की तरफ ही मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है? इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड ऊपर आ रहा है, इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड ऊपर आ रहा है। इसलिए मैंने बोला कि नेट मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर पे होता है वो हमेशा ऊपर की डायरेक्शन में होता है। ठीक है यहाँ तक बात? ओके। पर अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो लूप आप देख रहे हैं, क्या इस लूप को एक बार मैग्नेट की तरह ट्रीट कर सकते हैं? ऐसा क्यों? ये जो लूप है, इसके बीच में अगर मैं ऐसा एक बार मैग्नेट बना दूं या इस लूप को इस बार मैग्नेट की तरह कंसिडर करूं, ठीक है, तो इसमें आप क्या मुझे बता सकते हैं कि कौन सा नॉर्थ पोल होगा और कौन सा साउथ पोल होगा? नॉर्थ पोल वो जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ चलती हैं। तो क्या हम देख पा रहे हैं कि जो अपना लूप है उसके ऊपर की तरफ से लाइंस बाहर निकल रही हैं और नीचे की तरफ से लाइंस वापस अंदर आ रही हैं। तो इस लूप को मैं ऐसा मान सकता हूं कि ये ऊपर वाला पोर्शन एक नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा है और नीचे वाला पोर्शन एक साउथ पोल की तरह बिहेव कर रहा है। और अगर ऐसा है तो ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है जिसमें दो पोल्स हैं, और जब दो पोल्स होते हैं तो मैं इसका डाइपोल या मैग्नेटिक मोमेंट भी लिख सकता हूं। और वो मैग्नेटिक मोमेंट इस लूप के केस में जब लिखा जाता है तो याद रखिएगा लिखा जाता है I into A, मैग्नेटिक मोमेंट फॉर अ करंट कैरिंग लूप। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट फॉर अ करंट कैरिंग लूप। ये हो जाएगा आपका करंट इनटू एरिया। और देखिए यहाँ डायरेक्शन क्या होगी? जो डायरेक्शन एरिया वेक्टर की है वही डायरेक्शन मैग्नेटिक मोमेंट की भी होगी। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा लूप के परपेंडिकुलर होती है, ये बात हम जानते हैं। जो एरिया है उसके परपेंडिकुलर होता है हमेशा एरिया वेक्टर, ये बात हम पहले भी जानते हैं। लेकिन परपेंडिकुलर तो दोनों तरफ हो सकता है ना, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो हमें कौन सा लेना है? तो ध्यान रखिएगा, हमें लेना है करंट के साथ वाला। मतलब अगर मैं करंट की डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को कर्ल करूं तो जो थंब की डायरेक्शन है वो आपको एरिया वेक्टर की डायरेक्शन यहाँ पे देगी। तो जो अपना लूप अपन ने कंसिडर किया है, बाहर से अंदर की तरफ करंट जा रहा है इस तरीके से, बाहर से अंदर करंट जब जा रहा है तो हम कहेंगे कि ये ऊपर की तरफ है, एरिया वेक्टर इसमें ऊपर की तरफ आ रहा है। या अगर मैं इसी लूप में बात करूं जो हमने यहाँ बनाया है कि करंट अगर ऐसा चल रहा होता तो आप एरिया वेक्टर कौन सा कंसिडर करते? इस तरीके से करंट चल रहा है तो हमें लेना है जो एरिया वेक्टर आपको ऑलरेडी दिखा रखा है, ये वाला। तो इस डायरेक्शन में आप मैग्नेटिक मोमेंट को कंसिडर करेंगे। क्लियर है बात? फिर से एक बार बताता हूँ, ये हमने डायरेक्शन क्यों ली? क्योंकि जब आप ऐसा कर रहे हैं तो ये आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे रहा है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस सेम एज नॉर्थ पोल वाला, तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल, इसलिए हम यहाँ पे इस वाले को मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ले रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखने की बात, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। दूसरा, एरिया वेक्टर कौन सा लेना है?
तो जिस डायरेक्शन में अब करंट फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में अपने राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करेंगे, जो थंब की डायरेक्शन है वो आपको एरिया वेक्टर की डायरेक्शन देगा। क्लियर है? चलिए, तो क्वेश्चन आपके सामने बहुत आसान सा। पहला क्वेश्चन ये है कि आपके सामने ऐसा एक्सिस बना रखा है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। क्लियर? इस पे आपको एक लूप बना के दिया है। वो लूप है कुछ ऐसा कि एक इसका वायर है यहाँ पे, एक वायर यहाँ पे, एक वायर यहाँ पे और एक वायर यहाँ पे, और बोला गया है कि ये एक स्क्वायर लूप है। ठीक है, दिस इज अ स्क्वायर लूप। कोऑर्डिनेट्स इसके दे रखे हैं, या चलो स्क्वायर ना माने तो इसके कोऑर्डिनेट्स अपने को पता है। कोऑर्डिनेट्स ये पॉइंट बी है 4,0,3, ये ओरिजिन 0,0,0, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज सी। इसके कोऑर्डिनेट आपको गिवन नहीं है। ये पॉइंट है आपको डी, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0,5,0। ठीक है, और ये पूछा गया कि स्क्वायर लूप का जिसकी साइड 5 सेंटीमीटर्स है या 5 मीटर्स है, इसके लिए बताइए कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। क्लियर है? और इसमें करंट आपको दे रखा है, आई फ्लो हो रहा है 10 एम्पियर्स। इस फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ, शायद बीच में आवाज में गड़बड़ हुई थी। एक स्क्वायर लूप आपको दे रखा है ऐसा एक्स वाई जेड एक्सिस पे बना के, जिसकी साइड आपको दे रखी है 5 मीटर्स। करंट आपको दे रखा है इस डायरेक्शन में 10 एम्पियर्स। पूछा गया इस लूप के लिए मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला अपने पास क्या है, एम होता है आई इंटू ए। क्लियर? अब इस लूप का मुझे एरिया निकालना है, तो एरिया का मैग्नीट्यूड तो बहुत आसान है। 5 के साइड है, स्क्वायर लूप है, 25 हो जाएगा, लेकिन एरिया की डायरेक्शन कैसे निकाली जाए, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर बात? तो आप लिख लीजिए बात कि जब भी आपके सामने एक रेक्टेंगल या एक स्क्वायर ऐसा कोई अगर क्वाड्रिलेटरल आता है, तो उसका जो एरिया लिखा जाता है वो लिखा जाता है ए बी क्रॉस ए डी। मतलब दो आसपास की साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट अगर आप करते हैं तो आपको उसका एरिया मिल जाएगा। क्लियर बात? क्रॉस प्रोडक्ट की बात हो रही है। अब यहाँ पे एरिया किस डायरेक्शन में होना चाहिए, तो आप करंट की डायरेक्शन देखेंगे। करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में आप अपने फिंगर्स की, राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करेंगे। जब फिंगर्स कर्ल करते हैं, जो थंब की डायरेक्शन है वो आपको देगी एरिया की डायरेक्शन विच इज इन दिस साइड। ये बात हमें समझ में आ रही है? तो दिस इज द एरिया जो हमें कैलकुलेट करना है, और वो हमें मिल सकता है यहाँ पे ए बी क्रॉस ए डी से। आप देख पा रहे हैं? ठीक है, ये दो वेक्टर्स हैं, ये ए डी वेक्टर, ये ए बी वेक्टर, और इन दोनों को जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो जो एरिया मिलेगा वो आपको इस डायरेक्शन में मिल जाएगा। तीनों परपेंडिकुलर रहेंगे आपस में। ठीक है, तो ए बी क्रॉस ए डी करते हैं। पहले ए बी वेक्टर के बारे में लिखते हैं। क्या लिखेंगे? 0,4,0,3 वेक्टर हमें लिखना है। दो पोजीशंस इसकी दे रखी हैं। वेक्टर लिखने का तरीका होता है x1 माइनस x2 आई कैप प्लस y1 माइनस y2 j कैप। तो लिखेंगे 4 माइनस 0 आई कैप, तो ये हो जाएगा 4 आई कैप, 0 j कैप है और हो जाएगा प्लस 3 k कैप। ऐसे ए डी जब लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा 5 j कैप। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आपको करना है, तो एरिया जब मिलेगा मिलेगा आपको ए बी क्रॉस ए डी से 4i क्रॉस 5j प्लस 3k क्रॉस 5j। 5j को अपन ने दोनों से इंडिविजुअली क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं। i क्रॉस j इज k, तो 20k कैप, k क्रॉस j इज माइनस i, तो यहां से आपको आएगा माइनस 15i। क्लियर है बात? एरिया वेक्टर आपको मिल चुका है। आप मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर लिख सकते हैं आई ए 10 एम्पियर आपको ये दे रखा है, 20 के कैप माइनस 15 आई कैप। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट का। इसका यूनिट क्या होगी मैग्नेटिक मोमेंट की? आई इंटू ए, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, दिस विल बी द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। तो जैसे डाइपोल मोमेंट आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था, वैसे यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट है।
बस करंट कैरिंग लूप के लिए हमें ध्यान रखना है कि इज गिवन बाय आई इंटू ए, और एरिया वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में लेना है, राइट हैंड थंब रूल से करंट की डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को कर्ल करेंगे, जो थंब की डायरेक्शन है वो आपको एरिया की डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन आपको दिया है ऐसा कि ये एक्स वाई जेड फिर से 3 एक्सिस बना रखी हैं, और इस बार जो लूप है वो 3D लूप है। 3D लूप मतलब इस बार लूप शुरू हो रहा है ऐसा, यहां तक आया, देन इस एक्सिस पे आया, फिर यहाँ पे ऐसे मुड़ा, फिर इधर चला, और फिर इधर चला। ऐसा एक 3D लूप यहाँ पे आपको दे रखा है, और उसमें करंट जो फ्लो हो रहा है वो ऐसा है। ठीक है, इस तरीके से इसमें करंट फ्लो हो रहा है। इस लूप के लिए पूछा गया कि बताइए मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। आपको डायमेंशंस दे रखी है, दिस इज 3 मीटर, दिस इज 4 मीटर, आइडेंटिकल डायमेंशंस हैं, ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, ऐसे ही सामने 4 मीटर्स 4 मीटर्स, ये सारी चीजें आपको गिवन है। ठीक है, करंट जो आपको दे रखा है वो लेट्स से आई दे रखा है। पूछा गया आपसे मैग्नेटिक मोमेंट, तो अब इस केस में क्या किया जाए। इस केस में अगर आप देखो तो यहाँ पे आप इस पूरे एक लूप को 2 लूप्स में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि हमें जब एरिया वेक्टर निकालना है तो हम 3D लूप का एरिया तो नहीं निकाल पाएंगे ना, क्योंकि वेक्टर केस में जो ऊपर वाला लूप बन रहा है एक्स वाई प्लेन में, उसका एरिया एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा, जो एक्स जेड प्लेन में बन रहा है उसका एरिया एक्स जेड के परपेंडिकुलर आएगा। तो एरिया वेक्टर 2 वेक्टर्स आएंगे, तो एक एक्स वाई प्लेन वाला एरिया, दूसरा वाई जेड एक्स जेड प्लेन वाला एरिया। तो ऐसे केस को करने के लिए हम क्या मानते हैं, हमने माना कि ये ऊपर वाला लूप हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, ऐसे इस तरीके से इसको कंप्लीट कर लिया, और इसको कंपनसेट करने के लिए हमने इसका अपोजिट यहाँ पे एक नीचे वाले लूप को बना दिया। तो अगर ओवरऑल यहाँ देखा जाए, ओवरऑल यहाँ पे ना तो कोई करंट ऐड हुआ ना कोई करंट सब्ट्रैक्ट हुआ, क्योंकि एक डायरेक्शन में करंट अपन ने भेजा तो दूसरे में वापस इधर भेज दिया। नेट करंट यहाँ पे अभी भी कितना है, 0 है। क्लियर है बात। तो ये जो अपन ने लाइन ड्रॉ करी है ये 2 लूप्स को कंप्लीट कर देती है। एक लूप आपका बन गया ये वाला ऊपर वाला, दूसरा लूप आपका बन गया ये नीचे वाला, और इन 2 लूप्स को हमें मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है। तो अब हम एरिया निकाल सकते हैं। इसके लिए जो एरिया आएगा वो आएगा यहाँ के परपेंडिकुलर, और इसके लिए जो एरिया आएगा वो आएगा यहाँ के परपेंडिकुलर। ठीक है, डायरेक्शन देख लेते हैं। तो देखिए जो एक्स वाई लूप में है वो क्लॉकवाइज चल रहा है, जो क्लॉकवाइज चलता है उसके लिए आता है अंदर की तरफ, तो यहाँ जो एरिया मिलेगा वो आपको एरिया मिलेगा अंदर की तरफ वाला एरिया, ऐसे दिस विल बी माइनस के कैप। ठीक है, और जो नीचे वाला लूप है उसमें अगर देखा जाए तो करंट चल रहा है ऐसा, इसमें भी आ रहा है अंदर की तरफ, तो यहाँ पे हमें जो एरिया की डायरेक्शन मिलेगी वो भी आएगी अंदर की तरफ, विच इज माइनस जे कैप। तो आपके जो एरिया टोटल मिल जाएंगे वो मिल जाएगा, अगर ये A1 है ये A2 है, तो A नेट इज इक्वल टू A1 प्लस A2, सब वेक्टर फॉर्म में लिखा जाएगा। तो नेट एरिया विल बी A1, रेक्टेंगल है 12 माइनस के कैप, तो माइनस 12 के कैप, प्लस A2, A2 कितना लिखा जाएगा माइनस 12 जे कैप। तो दिस विल बी द नेट एरिया माइनस 12 के कैप माइनस 12 जे कैप। मोमेंट आपको पूछा गया तो आप लिख सकते हैं I इंटू ए, आई अगर कॉमन ले लिया, इधर से माइनस 12 भी बाहर ले लिया, तो हम लिख सकते हैं इसको माइनस 12 आई के कैप प्लस जे कैप। क्लियर बात, दिस विल बी द मैग्नेटिक मोमेंट। तो ध्यान रखिए जब भी ऐसे 3D लूप्स आपको मिलते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आप एक प्लेन में एक लूप को कंप्लीट कर सकें, और उसके बाद अलग अलग एरिया लिख के आप नेट मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करें। क्लियर है बात। चलिए ऐसा एक क्वेश्चन और है आपके सामने, जल्दी से देखिए। फिर से वही आपको 3 एक्सिस दे रखी हैं एक्स वाई जेड। इस बार जो आपको लूप बनाया वो कुछ ऐसा बनाया, यहाँ पे एक स्क्वायर फॉर्म में ऐसा बना रखा है, यहाँ पे आपको एक सेमी सर्कल से कनेक्ट कर रखा है इस तरीके से, देन यहाँ पे एक ट्राइंगल से कनेक्ट कर रखा है ऐसा। अब ये लूप है, तीनों इसमें प्लेन्स में कुछ ना कुछ बन रहा है इसमें। जब तीनों प्लेन्स में बन रहा है तो हमें क्या करना है, इसे कोशिश करनी है कि एक ही
प्लेन में एक लूप अपन बना सकें। करंट इसमें फ्लो हो रही है ऐसी, इस तरीके से। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एक वायर अपन ऐड किया, मैं अलग आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक वायर ऐड किया, यहाँ पे एक वायर ऐड किया, ऐसा ऐसा। तो देखिए एक्स वाई प्लेन वाला लूप कंप्लीट हो गया। अब इसको कंपनसेट करने के लिए जिधर वायर ऐड की है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में करंट फिर से ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक ऐड किया अपन ने ऐसा, उल्टी डायरेक्शन में, क्लियर है। और ऊपर जहां ऐड किया था वहां भी एक ऐसा ऐड कर दिया यहाँ पे, ठीक है, ओके। अब कंप्लीट करने के लिए मैं यहाँ भी एक वायर ऐड करता हूँ इस डायरेक्शन में, ऐसा। तो देखिए नीचे वाला जो लूप बन रहा है वो एक ट्रायंगल वाला लूप बन गया। और उसी को अगर कंपनसेट करूं मैं, इस तरफ बनाऊं, तो ये साइड वाला है ये भी एक सेमी सर्कुलर या सॉरी क्वार्टर सर्कल आपका एक लूप बन गया, ठीक है। 90 डिग्री एंगल है, क्वार्टर सर्कल वाला एक लूप बन गया। तो अब जो फाइनल जो आपके पास डिजाइन्स बनती हैं वो सारी क्या बनती हैं, जो आपके फाइनल लूप्स बने हैं वो आपके बता देते हैं, इस तरीके से बन जाएंगे एक्स वाई और जेड में। यहाँ आपका जो लूप बनेगा वो बन रहा है कुछ ऐसा, एक क्वार्टर सर्कल का लूप, इधर बन रहा है स्क्वायर लूप, और यहाँ बन रहा है एक ट्रायंगुलर लूप। ऐसे 3 लूप आपके पास हैं। इन तीनों के लिए आपको नेट मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। सबके डायमेंशंस आपको पता है, डायमेंशंस आपको दे रखे हैं इसमें, कि ये जो रेडियस है ये आर रेडियस का लूप था, ऐसा आपको दे रखा था यहाँ पे, दिस इज आर रेडियस। और एंगल्स आपको बता रखे हैं, दिस एंगल इज 45 डिग्री एंड दिस एंगल इज आल्सो 45 डिग्रीज, ये आपको बता रखा है, ठीक है। तो यहाँ से आपको डायमेंशंस को कैलकुलेट करने हैं, देन आपको बताना है कि क्या इसका आंसर आना चाहिए। और इस तरीके से आपको सारी चीजें दे रखी हैं। तो अगर रेडियस आर है तो अपने को ये भी समझ में आता है कि भाई ये वाली लेंथ जो ट्राइंगल में है ये भी आर हो जाएगी, ये वाली लेंथ भी आर हो जाएगी, तो ये लेंथ भी आर हो जाएगी, क्लियर है। अगर ये एंगल 45 डिग्री है इधर, तो ये लेंथ भी आर है, इसका मतलब ये लेंथ भी आर है और ये लेंथ भी आर है। तो जो सारी लाइंस आपको दिख रही हैं वो आर आर की दिख रही हैं, ये हो जाएगा r√2 क्योंकि ये हाइपोटेन्यूस है। अब आप इसका एरिया आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इसको बोला जाए A1, तो इसके लिए लिखूंगा एरिया आर स्क्वायर, और व्हाट विल द डायरेक्शन, अगेन देखिए काउंटर क्लॉकवाइज चल रहा है करंट इसमें, जो एक्स वाई प्लेन में अपना स्क्वायर बन रहा है उसके लिए काउंटर क्लॉकवाइज करंट चल रहा है, बाहर की तरफ इसका करंट आ रहा है विच इज प्लस k कैप, ठीक है। अगर इस ट्राइंगल की बात की जाए तो इसको मैं बोलता हूँ A2, इसके आगे लिखा जाएगा हाफ r इंटू आर, तो आर स्क्वायर हो जाएगा ये। और इसके लिए अगर करंट देखा जाए तो नीचे वाले प्लेन पे करंट चल रहा है इस तरीके से, डायरेक्शन आ रही थंब के ऊपर, तो लिखा जाएगा प्लस j कैप। और अगर इसके लिए देखा जाए A3, क्वार्टर सर्कल का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 4, और इसके लिए अगर देखा जाए डायरेक्शन, तो ये चल रहा है इस तरीके से, प्लस आई की तरफ इसमें थंब आ रहा है, तो आ जाएगा प्लस आई कैप, क्लियर है बात। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। Net area will be A1 plus A2 plus A3 with directions into I will give you net magnetic moment. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि इस पे और किस टाइप का क्वेश्चंस बन सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट के लिए। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा कि एक सर्कुलर पाथ पे, ये एक सर्कुलर पाथ है ऑफ रेडियस आर, इस पे एक चार्ज Q जो है वो सर्कुलर मोशन में है, ओमेगा इसकी एंगुलर स्पीड आपको गिवन है ओमेगा, क्लियर है। ये सर्कुलर पाथ है और इस पे ये घूम रहा है, चार्ज क्यू। पूछा गया कि इसके लिए बताइए कितना मैग्नेटिक मोमेंट होगा इस सिस्टम के लिए, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है, और इसके सिमिलर दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एक रिंग है, एक पूरी रिंग है, और इस रिंग पे जो चार्ज है वो चार्ज है क्यू, पूरी रिंग पे चार्ज कितना है, क्यू, ठीक है। और ये अपने एक्सिस के अबाउट घूम रही है विद ओमेगा, ये पूरी रिंग अपने एक्सिस के अबाउट घूम रही है विद ओमेगा, सेंटर के अबाउट जो एक्सिस पास हो रही है उसके अबाउट ये ओमेगा से घूम रही है पूरी की पूरी रिंग। तो पूछा गया बताइए अब इसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। तो भाई मैग्नेटिक मोमेंट तो करंट के लिए लिखते थे, आई इंटू एरिया,
तो क्या यहाँ पे कोई करंट है? बिल्कुल है, चार्ज का मोशन ही तो करंट होता है। तो फर्स्ट केस में अगर मैं बात करूं तो टाइम पीरियड अगर मेरे को पता चल जाए तो मैं यहाँ पे करंट लिख सकता हूँ, और टाइम पीरियड अपने को पता है होता है 2 पाई/ओमेगा। तो यहाँ पे अगर नेट करंट लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा Q/T, या विच इज Q⍵/2 पाई। दिस इज द करंट जो यहाँ पे फ्लो हो रहा है, ऐसा मान सकते हैं। इस चार्ज के मोशन की वजह से इतना करंट यहाँ पे फ्लो होगा, ऐसा माना जा सकता है। और इसकी वजह से अगर मैग्नेटिक मोमेंट अपने को लिखना है तो हम लिख सकते हैं दिस विल बी आई इंटू एरिया, एरिया इज πr²। और डायरेक्शन क्या लिखी जाएगी? तो ये पॉजिटिव चार्ज है, जिस डायरेक्शन में घूम रहा है उसी डायरेक्शन में करंट को भी माना जाएगा। दिस इज एक्चुअली करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो मैं बस ऐसा बताता हूँ कि यही जो डायरेक्शन होगी वो करंट की भी डायरेक्शन होगी। और अगर ऐसा है, काउंटर क्लॉकवाइज करंट है, बाहर की तरफ आता हुआ है, तो मैं लिख सकता हूँ +k�cap। तो ये आपका आंसर हो जाएगा Q⍵/2 पाई πr² k�cap। या पाई से पाई कैंसिल हो गए, तो फाइनल आंसर आएगा Q⍵r²/2 k�cap। क्लियर है बात? और ऐसे ही अगर इस रिंग वाले क्वेश्चन को देखा जाए कि एक पूरी रिंग है जिसपे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है Q, और वो पूरा घूम रहा है विद ओमेगा, तो हमें ये भी पता है कि इसका घूमने का टाइम पीरियड भी होगा 2 पाई/ओमेगा, और इसके लिए अगर करंट लिखा जाए तो वो भी आएगा Q/2, विच इज Q⍵/2 पाई। और इसके लिए अगर मैग्नेटिक मोमेंट लिखा जाएगा तो हम देख पा रहे हैं कि क्योंकि इसका एरिया सेम है, पॉजिटिव चार्ज है, सेम सेंस में घूम रहा है, तो इसके लिए भी जो आंसर आएगा वो बिल्कुल सेम आएगा, Q⍵r²/2 k�cap। क्लियर है बात? तो दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, नीट और जेई में पूछा भी गया है, तो ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को कि जब चार्ज घूम रहा है तो हम उसमें पहले एवरेज करंट निकालेंगे। तो यह एवरेज आएगा Q बाय टाइम पीरियड से, और उसके बाद हम देखेंगे उसका मैग्नेटिक मोमेंट। क्लियर है बात? चलिए, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आपको सीधा सीधा याद रखना है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा इस पे क्वेश्चन बनता है। पॉइंट आपको ये याद रखना है, इसी से चलिए डिराइव कर लेते हैं अपन इसे, कि अभी आपने जो मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे निकाला, दिस मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, अगर मैं इसको बोलूं कि बताइए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया या एंगुलर मोमेंटम कितना है? एंगुलर मोमेंटम कितना है इस चार्ज का जो रोटेट कर रहा है, जो आपने अभी देखा, इसका मास अगर m है, तो इसके लिए मैं एंगुलर मोमेंटम कितना लिखूं, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, बताइए एंगुलर मोमेंटम कितना है? तो एंगुलर मोमेंटम याद है, अब लिखा जाता था I ओमेगा। I कितना होता है एक सिंगल पार्टिकल के लिए? mr² इंटू ओमेगा। ये हो गया। अगर मैं इन दोनों का रेशियो लेता हूँ, एंगुलर मोमेंटम को हम लिखते हैं, और इन दोनों का अगर रेशियो लिया जाए, ठीक है, तो क्या लिखूंगा? मैग्नेटिक मोमेंट बाय एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा? ये देखो, Q⍵r²/2 डिवाइडेड बाय mr² ओमेगा। कितना आया? देखो, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया, r² कैंसिल हो गए, ये आपके पास आया Q/2m। क्लियर है? ऐसे अगर मैं इस रिंग के लिए बात करूं, तो रिंग के लिए आपने मैग्नेटिक मोमेंट निकाल रखा है ये, अगर इसका एंगुलर मोमेंटम मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा? रिंग के लिए भी आई होता है mr² इंटू ओमेगा। जब सेम है तो फिर से आपका आंसर भी सेम मिल जाएगा। मैग्नेटिक मोमेंट बाय एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू Q/2m। In this relation, magnetic moment by angular momentum equal to Q/2m is valid for all the uniformly charged rotating bodies। ये बात ध्यान रखिएगा कि ये Q/2m हर एक यूनिफॉर्मली चार्ज रोटेटिंग बॉडी के लिए सेम होगा। अब चाहे वो एक डिस्क ले लीजिए, चाहे होलो स्फीयर ले लीजिए, चाहे सॉलिड स्फीयर, चाहे एक रॉड ले लीजिए, चाहे एक सिलेंडर ले लीजिए, अगर वो सभी यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हैं तो उनके लिए ये रेशियो हमेशा सेम रहने वाला है। क्या रेशियो है? मैग्नेटिक मोमेंट बाय एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू Q/2m। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन आपके पास है, ध्यान रखिएगा इसे। ठीक है, वैलिड फॉर all the uniformly charged rotating bodies of uniform shape and density।
क्लियर है बात? तो ये ध्यान रखेंगे, इस तरीके से ये हमें रिलेशन यूज भी करना है। अब जैसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे, एक बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि एक सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, और वो अपने सेंट्रल एक्सिस के अबाउट ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है। जिस रेडियस आर दे रखी है, दे रखा है कि इसमें जो क्यू चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, यूनिफॉर्म चार्ज क्यू रोटेटिंग अबाउट इट्स सेंट्रल एक्सिस विद ओमेगा। पूछा गया आपसे कि बताइए इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। अब क्वेश्चन कंफ्यूज कर देता है कि भाई मैग्नेटिक मोमेंट तो हमने आई इंटू ए पढ़ा था, यहाँ पे एरिया क्या लिखा जाए, है ना। तो यहाँ ये रिलेशन बहुत यूज आता है जो अभी हमने लिखा कि कोई यूनिफॉर्मली चार्ज्ड अगर यूनिफॉर्म डेंसिटी वाला ऑब्जेक्ट है जो ओमेगा से घूम रहा है, तो उसके लिए हम लिख सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट बाय एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू क्यू बाई 2m। और एक ऑब्जेक्ट के लिए एंगुलर मोमेंटम लिखना आसान है, एंगुलर मोमेंटम आसानी से लिख सकते हैं आई ओमेगा से। तो आई ओमेगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, आई फॉर एन सॉलिड स्फीयर इज गिवन बाय 2/5 mr स्क्वायर, रिमेंबर दिस। तो ये हो जाएगा 2/5 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा, दिस इज एंगुलर मोमेंटम। और ये रेशियो हम यूज करके बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो होगा q/2m इंटू एंगुलर मोमेंटम विच इज 2/5 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा। यहाँ से आपको रिलेशन मिलता है q r स्क्वायर ओमेगा बाय 5, ये आपका रिलेशन हो गया q ओमेगा r स्क्वायर बाय 5। जो आपने यहाँ निकाला था कितना आया था, देखो q ओमेगा r स्क्वायर बाय 2, यहाँ आएगा q ओमेगा r स्क्वायर बाय 5। क्लियर है बात? तो ये रिलेशन हमेशा याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है और इसे इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। अब इसमें आपको कोई भी ऑब्जेक्ट दे दे, बस उसके लिए आपको आई पता होना चाहिए। अगर आई पता है तो आप ये रिलेशन यूज करके उसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट भी लिख सकते हैं। ये अलग से आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चंस देखते ही कई बार ये स्ट्राइक नहीं करता कि ऐसा भी एक रेशियो है जो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। हमारा दिमाग चलता है आई इंटू एरिया पे, एरिया हम फिर गड़बड़ी से या तो सरफेस एरिया ले लेंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया ले लेंगे, चीजें गलत हो जाएंगी। ये रेशियो ध्यान रखिएगा, इसे इस तरीके से यूज किया जा सकता है, ठीक है बात। तो जैसे अगर एक ऐसे रॉड दी हुई होती है आपको, मान लीजिए एक रॉड दे रखी है जिसपे बोल रखा है कि टोटल चार्ज Q है, टोटल लेंथ L है, और वो इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरीके से, और ये रॉड जो है घूम रही है ओमेगा से। बताइए इसके लिए कितना आप लिखेंगे मैग्नेटिक मोमेंट। तो अगर आप ये कह देते हैं कि भाई चार्ज जो है वो इस L रेडियस के पाथ पे घूम रहा है, तो मैं इसको लिख लूंगा I इंटू एरिया, एरिया आप ले लेंगे पाई L स्क्वायर, और I आप ले लेंगे Q बाई T से 2 पाई बाई ओमेगा से। तो ये हो जाएगा गलत। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ सारा चार्ज Q जो है वो पूरा का पूरा L रेडियस पे नहीं है, जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब यहाँ जो चार्ज है वो एक छोटे सर्कल में घूम रहा है, यहाँ वाला चार्ज उससे बड़े सर्कल में घूम रहा है, यहाँ वाला चार्ज उससे बड़े सर्कल में घूम रहा है। हर एक चार्ज के लिए अलग अलग सर्कल्स हैं, इसलिए आप नेट मैग्नेटिक फील्ड सीधा आई से नहीं लिख पाएंगे यहाँ पे। या तो आप इंटीग्रेशन कीजिए, एक छोटा सा एलिमेंट लीजिए dx का, उसके लिए आप मैग्नेटिक मोमेंट लिखो और फिर उसको इंटीग्रेट कर दो 0 से L तक। एक तरीका तो ये है, या दूसरा तरीका जो अभी हमने रेशियो यूज किया वो यहाँ भी यूज कर सकते हैं। तो क्या लिखा जाएगा, लिखा जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट बाय एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू Q/2m। एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, आई ओमेगा। आई कितना होता है एक यूनिफॉर्म रॉड के लिए जो अपने एक एंड से घूमता है, ml² बाई 3। तो ये हो जाएगा ml² बाई 3 इंटू ओमेगा। क्लियर है बात? यहाँ यूज करेंगे मैग्नेटिक मोमेंट, आपको मिलेगा Q/2m इंटू ml² बाई 3 इंटू ओमेगा। सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा Q ओमेगा L² बाई 6। क्लियर है? इस तरीके से हमें ये चीजें सॉल्व करनी है, ये ध्यान रखना है। गॉट इट? ओके, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि अगर एक यूनिफॉर्म करंट कैरिंग लूप है, ठीक है, वो अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया गया तो उस पर कितना टॉर्क लगेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या है हमारा टॉपिक, टॉर्क
on a current carrying loop in a magnetic field, in a uniform magnetic field. ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। इसे देखिए सीधा सीधा आप रिलेट वैसे भी कर सकते हैं कि जब आपने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा था, तो याद कीजिए इस पे भी एक टॉर्क लगता था, और वो टॉर्क आप देते थे किससे? याद कीजिए, P क्रॉस E से। रिमेंबर, ये होता था वहां पे टॉर्क। तो ऐसे ही यहाँ भी हमें एक फॉर्मूला डिराइव करना है जो मैग्नेटिक मोमेंट को इस मैग्नेटिक फील्ड से रिलेट करके अपने को फाइनल टॉर्क की इक्वेशन देगा। क्लियर बात? तो चलिए बात करते हैं कि अगर ऐसा एक करंट कैरिंग लूप है, ठीक है, जिसमें करंट फ्लो हो रहा है इस तरीके से, उसे आपने एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जो है वो कुछ ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा अंदर की तरफ है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया बताइए इस पे नेट फोर्स कितना होगा और नेट टॉर्क होगा या नहीं होगा। तो हमें पता है कि जब एक करंट कैरिंग लूप एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है तो उस पे नेट फोर्स 0 होता है। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। तो हम जानते हैं कि नेट फोर्स यहाँ पे कितना होगा? 0। क्यों ऐसा? आप चाहें तो देख भी सकते हैं। अगर मैं इस सेगमेंट की बात करूं, ऊपर वाले सेगमेंट की, इस पे अगर फोर्स देखा जाए तो करंट जा रहा है, जिस तरफ थंब आप रखेंगे उधर करंट के डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अपने फिंगर्स को रोटेट करेंगे तो फोर्स अपने को पता चल जाएगा ऐसा। या आप देख सकते हैं सीधा फोर्स का फॉर्मूला हमने लिखा था वहां पे, F इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, है ना, ये था। तो एल क्रॉस बी मतलब लेंथ की तरफ आप फिंगर्स रख लीजिए, बी की तरफ अपने फिंगर्स को कर्ल कर लीजिए, नीचे की तरफ आएगा। या राइट हैंड पाम रूल से कर सकते थे, मैग्नेटिक फील्ड है तो फिंगर्स अंदर की तरफ, जिधर करंट उधर थंब, पाम रूल से अपन देख सकते हैं फोर्स आ रहा है अंदर की तरफ। तो इस पे फोर्स लगेगा नीचे, इस पे फोर्स लगेगा ऊपर, क्योंकि करंट की डायरेक्शन चेंज है। ऐसी जो साइड वाली अगर अपन वायर्स देखें, तो जो राइट हैंड वाला वायर है, ये वाला जो वायर है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऊपर की तरफ, फोर्स आ रहा है अंदर की तरफ, फोर्स आएगा इधर, और इस पे फोर्स आएगा इधर, और सब पे फोर्स सेम होगा क्योंकि सबकी लेंथ सेम है। आई एल बी सबके लिए सेम चीजें हैं। तो नेट फोर्स यहाँ पे आएगा 0। ये बात हम पहले कर चुके हैं। अच्छा, नेट टॉर्क भी 0 आएगा क्योंकि इस कहीं पे भी कोई फोर्स का इम्बैलेंस नहीं है, कोई कपल यहाँ प्रोड्यूस नहीं हो रहा जो इसे घुमा सके। ठीक है, पर सोचो अगर यही लूप, बिल्कुल सेम लूप, इस बार रखा गया इस तरीके से, करंट इसमें फ्लो हो रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड जो इस बार है वो ऐसा है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब आपसे पूछा गया बताइए इस पे नेट फोर्स और नेट टॉर्क कितना होगा। तो हम जानते हैं कि इस पे नेट फोर्स तो अभी भी 0 होगा। नेट फोर्स अभी भी क्यों 0 होगा? क्योंकि ये एक क्लोज्ड लूप है, करंट कैरिंग लूप है जो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। ये बात हम पहले कर चुके हैं। तो नेट फोर्स तो अभी भी 0, और आप चाहें तो फिर से देख सकते हैं नेट फोर्स कैसे 0 होगा। जो ये दो वायर्स हैं, ऊपर और नीचे वाले वायर, उनके लिए तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल हैं, तो एल क्रॉस भी हो जाएगा 0, वो तो फोर्स वैसे भी 0 हो गया। जो दोनों परपेंडिकुलर वायर आ रहे हैं, जो साइड वाले वायर्स हैं, उनके लिए अगर फोर्स देखा जाए तो बी की तरफ आप कर सकते हैं अपना फिंगर्स को, थंब रहेगा आपके करंट की डायरेक्शन में, तो लेफ्ट वाला वायर करंट ऊपर, फोर्स आ रहा है अंदर की तरफ, कितना आएगा फोर्स यहाँ पे अंदर की तरफ? आई एल बी, दिस इज द फोर्स इनसाइड। और अगर इस पे अंदर की तरफ है तो इस वाले पे बाहर की तरफ आएगा आई एल बी, क्योंकि करंट की डायरेक्शन अपोजिट है। नेट फोर्स अभी पूरे लूप पे देखो तो 0 है, क्योंकि एक अंदर एक बाहर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, नेट फोर्स 0 है। लेकिन सोचो कि क्या ये दोनों फोर्स मिलके एक कपल प्रोड्यूस कर रहे हैं? यस, कपल। रिमेंबर जो हमने रोटेशन में पढ़ा था कि दो फोर्सेस जब इक्वल एंड अपोजिट लगते हैं किसी डिस्टेंस पे तो ये एक कपल प्रोड्यूस करते हैं, और इसका जो टॉर्क होता है वो होता है F इंटू डी। तो यहाँ पे ये दोनों फोर्स मिलके इस लूप पे कपल प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से लूप घूमना शुरू करेगा। और यही हमें पता करना है कि इस पे टॉर्क कितना लग रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि टॉर्क ऑन दिस लूप इज इक्वल टू F इंटू जो इसकी लेंथ है, लेट्स से दिस लेंथ इज B, ये लेंथ B है, तो हम कह सकते हैं कि टॉर्क विल बी F इंटू बी। F आपने लिखा BIL,
इंटू बी, ऐसा, ठीक है। एंड व्हाट इज दिस एल इंटू बी? भाई ये लेंथ आपने एल ली थी और ये लेंथ बी है। एल इंटू बी इज एरिया, तो आप इसे लिख सकते हैं बी आई ए। दिस इज द टॉर्क ऑन दिस लूप। और सोचो अगर इस लूप में n नंबर ऑफ टर्न्स होते, ठीक है, लूप हमने प्रोड्यूस किया ऐसा जिसमें एक बार वाउंड किया, दूसरी बार वाउंड किया, ऐसा बहुत सारे आपने इस पे टर्न्स बना दिए, तो जितने टर्न्स होते उतने ही वायर के सेगमेंट्स होते और उतना ही फोर्स इस पे ज्यादा लगता। तो अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो नेट टॉर्क जो आप लिखेंगे वो लिखेंगे n टाइम्स बी आई ए, या ऐसे अपन लिखते हैं इस तरीके से भी, बी आई एन ए। याद करने का आसान तरीका है टॉर्क इक्वल टू बीना, ठीक है। तो जो नेट टॉर्क इस करंट कैरिंग लूप पे लगेगा इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वो होगा बी आई एन ए विच इज बीना, ठीक है। ध्यान क्या रखना है यहाँ पे, हमने डायरेक्ट क्यों ले लिया, क्योंकि यहाँ पे जो एरिया है, दिस एरिया इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। देख पा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड जो है इस प्लेन में है, जबकि इसका जो एरिया आएगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा। तो एरिया इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो हमने सीधा सीधा यहाँ पे ले लिया बी आई एन ए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो हमें यहाँ पे साइन थीटा लिखना पड़ता, विच इज टॉर्क इक्वल टू बी आई एन ए साइन थीटा, टॉर्क इक्वल टू बिना साइन थीटा, एंड थीटा is angle between b vector and a vector। क्लियर बात? मैग्नेटिक फील्ड और एरिया का जो वेक्टर है वो थीटा, वो हमें यहाँ लिखना पड़ता है टॉर्क इक्वल टू बीना साइन थीटा। एंड व्हाट इज दिस आई एन ए? व्हाट इज दिस आई एन ए? अगर बात करूं आई इंटू ए की, तो क्या आपने इससे मैग्नेटिक मोमेंट बोला था? करंट इंटू एरिया अभी बात करके आए थे हम। और अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स है तो एरिया भी एन टाइम्स लेना पड़ेगा, मतलब आई एन ए, दिस इज नेट मैग्नेटिक मोमेंट्स फॉर एन टर्न्स। तो क्या मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूं कि दिस टॉर्क इज नथिंग बट m क्रॉस b, क्योंकि ये पूरी क्वांटिटी है m के बराबर, ये हो जाएगा b m sin थीटा विच इज m क्रॉस b, ठीक है। डायरेक्शन के हिसाब से हम लिखते हैं यहाँ पे टॉर्क विल बी m क्रॉस b। तो बात ध्यान रखिएगा, जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था, टॉर्क ऑन अ डाइपोल इज गिवन बाय p क्रॉस e, वैसे ही यहाँ पे टॉर्क दिया जाता है m क्रॉस b से। बिल्कुल सिमिलर फॉर्मूलाज यहाँ भी चलते हैं। क्लियर बात? ध्यान रखेंगे फॉर्मूला, torque on a current carrying loop in a uniform magnetic field is given by m cross b, where this m is magnetic moment given by I into a। अगर n number of loops हैं तो n भी इसमें include हो जाएगा। ध्यान रखेंगे is given by बीना या बीना साइन थीटा। क्लियर है सारी बातें यहाँ तक? पक्की बात? चलिए, इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाता कि बताइए इंटरेक्शन एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती एक करंट कैरिंग लूप की, तो क्या लिखा जाता? याद करो, डाइपोल में, इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या लिखा था? एनर्जी वाज माइनस पी डॉट ई। ऐसे यहां पे लिखा जाएगा अगर इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ अ करंट कैरिंग लूप, इंटरेक्शन एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है, इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो वो लिखा जाएगा U इक्वल टू माइनस, जहां P था डाइपोल मोमेंट, यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा M, जहां वहां इलेक्ट्रिक फील्ड था यहाँ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड B, ठीक है। तो माइनस M डॉट B इज इंटरेक्शन एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी, और इसे लिखा जाएगा माइनस एम बी कॉस थीटा बी। क्लियर है बात यहाँ तक सारी? पक्की बात? जैसे वहां डाइपोल मोमेंट के लिए हमने देखा था स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, वैसे हम यहाँ भी देख सकते हैं स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कैसे? आप इसे अपने प्लेस से थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे, देखेंगे अगर टॉर्क जो है वो इसे फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पर लेके जाना चाहता है तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। अगर टॉर्क ऐसा नहीं करता तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। तो देख लेते हैं जल्दी से कोई केसेस ऐसे, जैसे आपके पास ऐसा एक मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें लूप रखा हुआ है ऐसा। क्लियर है बात? इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो हो रही है इस डायरेक्शन में। अभी हमने देखा था कि इस पर नेट फोर्स तो जीरो है, मतलब ये अभी इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। हमने क्या किया, इसे थोड़ा सा रोटेट किया,
ओके, या आप ये मान लीजिए कि चलिए अपन पोटेंशियल एनर्जी की टर्म में अगर देखें तो पोटेंशियल एनर्जी जहां पे मिनिमम होती है उसे हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, और जहां पे मैक्सिमम होती है उसे कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अगर मैं कॉस थीटा के टर्म में बात करूं, एम बी कॉस थीटा के टर्म में, तो यहाँ पे एम की डायरेक्शन क्या है? अगर ये आपका एक्स वाई और बाहर आता हुआ जो प्लेन है वो जेड है, तो यहाँ पे एम की डायरेक्शन क्या है बताएंगे जरा? एम की डायरेक्शन क्या था? एरिया की डायरेक्शन। और एरिया कौन सा लेना होता था? जिधर करंट चलता है उस हिसाब से। तो अगर यहाँ करंट क्लॉकवाइज चल रहा है, एरिया की डायरेक्शन अंदर की तरफ आ रही है, तो एम की डायरेक्शन जो आएगी वो आएगी माइनस के कैप की तरफ। ठीक है। और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी माइनस के कैप है। क्लियर है बात? कॉस ऑफ जीरो, कॉस जीरो इज वन, तो पोटेंशियल एनर्जी जो यहाँ आएगी वो आएगी माइनस एम बी कॉस थीटा, तो हो गया यहाँ पे वन। क्लियर है? माइनस एम बी मतलब नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे आपको मिल रही है विच इज मिनिमम। अगर मैं इस केस में सिर्फ करंट की डायरेक्शन को अपोजिट कर दूं, ठीक है, इस बार जो करंट आपका चल रहा है वो चल रहा है ऐसा, वही लूप, वैसा ही मैग्नेटिक फील्ड, इस बार करंट उल्टा चल रहा है, ऐसा है। तो इस बार मुझे बताइए कि आप एम की डायरेक्शन क्या लिखेंगे? एम की डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, लेकिन कैसा? जिधर करंट चल रहा है, करंट इस बार एंटी क्लॉकवाइज है, तो हम चलाएंगे ऐसे, करंट की डायरेक्शन आ रही है बाहर की तरफ विच इज प्लस के कैप। मैग्नेटिक फील्ड अभी भी अंदर है माइनस के कैप। एंगल इज 180 डिग्रीज, 180 डिग्री इज माइनस वन, कॉस ऑफ 180 डिग्री इज माइनस वन। तो यहाँ पे जब यू लिखेंगे तो आएगा प्लस एम बी विच इज मैक्सिमम। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जब पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, जब पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। क्लियर है बात? चलिए, तो आपसे अगर पूछा जाए कि अगर एक लूप को, अब मैं लूप को मैग्नेटिक मोमेंट्स से बताऊंगा, तो मान लीजिए एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है और एक मैग्नेटिक मोमेंट किसी लूप का यहाँ पे है ऐसा m1, ठीक है, या लेट्स से इसको ऐसा मान लेते हैं उल्टी डायरेक्शन में, ये मैग्नेटिक फील्ड m1 ऐसा है और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा 1 है। आपको इस लूप को ऐसे ओरिएंट करना है कि इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन है वो चेंज हो जाए। तो लेट्स से अब आपने इसको चेंज कर दिया और ये एंगल अब m2 हो गया, सॉरी ये एंगल अब थीटा 2 हो गया। क्लियर है? मैग्नेटिक मोमेंट अब इस डायरेक्शन में आ गया। भाई जब आप लूप को रोटेट करेंगे तो उसका एरिया वेक्टर भी रोटेट होगा, एरिया वेक्टर रोटेट होगा तो ये थीटा चेंज होगा। तो आपसे पूछा गया कि अगर एक लूप को आपको ओरिएंट करना है, इसका ओरिएंटेशन चेंज करना है थीटा 1 से थीटा 2 में, तो कितना वर्क आपको इसमें करना पड़ेगा? दिस इज योर क्वेश्चन। ठीक है, वर्क डन इन चेंजिंग ओरिएंटेशन ऑफ अ करंट लूप, ऑफ अ करंट कैरिंग लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो हम वर्क डन कैसे निकाल सकते हैं? हम देख सकते हैं इनकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। जितना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ होगा उतना ही तो वर्क एक्सटर्नल करना पड़ा होगा। तो बस वही हमारा यहाँ पे हिसाब है कि वर्क डन इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। जितना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो वर्क यहाँ पे हमें करना पड़ा है। और पोटेंशियल एनर्जी अपन यहाँ लिख सकते हैं, दिस विल बी माइनस एम बी कॉस थीटा 2 और ये हो जाएगा माइनस एम बी कॉस थीटा 1। अभी हमने बात करी पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम डॉट बी, तो फाइनल आंसर जो आपका आएगा वो आएगा एम बी cos of theta 1 minus cos of theta 2। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा जब भी वर्क डन आपसे पूछा जाए तो आपको क्या फाइंड करना है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, उससे आप अपना आंसर दे सकते हैं। क्लियर है सारी बातें यहां तक? चलिए, अब ये जो टॉर्क वाला कॉन्सेप्ट है ये एप्लीकेशन में कहाँ यूज होता है? ये यूज होता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में। किस में यूज होता है? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। व्हाट इज दिस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर? गैल्वेनोमीटर तो आपको पता है जो करंट की डायरेक्शन और बहुत कम मैग्नीट्यूड में करंट फाइंड करने में सर्किट में काम आता है। पर इसका जो अंदर वर्किंग प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल है इस पे बेस्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, कि अगर एक कॉइल एक मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाए तो उस पर टॉर्क लगता है। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसमें आप दो मैग्नेट्स, फिक्स्ड मैग्नेट्स आप लगाते हैं, परमानेंट मैग्नेट जिन्हें कहते हैं, ऐसे इसमें लगी हुई है एक नॉर्थ पोल, ऐसा एक साउथ पोल यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, ये परमानेंट मैग्नेट्स यहाँ पे लगी हुई है। इसके बीच में
आप एक कंडक्टिंग वायर का ऐसा लूप बनाते हैं जो बाहर वाले सर्किट से कनेक्टेड होता है। तो सोचिए बाहर वाले सर्किट में अगर करंट चली तो वो करंट इस लूप से पास होगी, है ना। वो इस लूप से पास होकर ऐसे चलेगी आगे। अब इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और एक मैग्नेटिक फील्ड में अगर करंट कैरिंग लूप रखा है तो अभी हमने बात करी कि इस पे एक टॉर्क लगता है, एंड दिस टॉर्क इज इक्वल टू m क्रॉस b। तो यहाँ पे जब करंट इससे पास होगा, और क्योंकि ये लूप मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, इस पे एक टॉर्क लगेगा, और उस टॉर्क की वजह से ये घूमना शुरू करेगा, ये अपनी पोजीशन पे रोटेट होगा। और जैसे ही रोटेट हुआ, ये आगे कनेक्टेड होता है उस नीडल से। जैसे ये रोटेट होगा, वो नीडल भी घूमना शुरू करेगी और आपको रीडिंग बताएगी। क्लियर है बात? इस तरीके से काम करता है। अब हमने ये भी देखा कि जैसे ही करंट जाता है, जैसे आपने करंट बंद कर दिया तो नीडल फिर से जीरो पे आ जाती है। मतलब ऐसा एक इसमें मैकेनिज्म और होना चाहिए जो करंट बंद होने पे इसको फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ले आए। अब ऐसा मैकेनिज्म कहां से आएगा? वो मैकेनिज्म आता है स्प्रिंग से। तो उसमें एक स्प्रिंग लगी होती है जैसे रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस करती है। ऐसी स्प्रिंग को कहते हैं टॉर्शनल स्प्रिंग। टॉर्शनल स्प्रिंग होती है ऐसा जो ऐसी गोल 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 इस तरीके से बनी होती है, ऐसी एक स्प्रिंग होती है, ठीक है। तो जैसे ये रोटेट होता है, ये स्प्रिंग वाउंड होती है, इसमें जो बीच का डिस्टेंस है वो थोड़ा कम होता है, और इसको अपोज करने के लिए वो फिर से, जब करंट कम हुआ और जब वो टॉर्क हटा, तो फिर से अपोज करते हुए उसे अपने ओरिजिनल पोजीशन पे ले आती है। क्लियर है बात? तो रीस्टोरिंग टॉर्क इसमें कौन लगाता है? जो एक टॉर्जनल स्प्रिंग है वो। इसका कॉन्सेप्ट क्या है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का? कि एक लूप को अगर करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उस पर टॉर्क लगेगा। ये दो कॉन्सेप्ट इसमें यूज होते हैं। क्लियर है बात? तो इन पे बेस्ड क्वेश्चंस और बाकी जो हमने जितने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उन पे बेस्ड क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियोस में करने वाले हैं। अभी तक जितना किया वो जेई मेंस लेवल तक पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, नीट और जेई मेंस पे। कुछ और एक्स्ट्रा एडिशनल क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका जो चैप्टर है उसमें कॉन्सेप्ट्स यहीं तक हैं। नेक्स्ट एक दो वीडियोस में हम प्रैक्टिस करेंगे और देन चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए और कोई डाउट है तो पूछेगा। मिलते हैं। बाय बाय आप सभी को।